हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? सो आई एम निखिल दाहा भाई एंड आई एम अगेन बैक विद अ न्यू सेशन फॉर क्लास 12th। इसके अंदर हम जो है रे ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट करेंगे और रे ऑप्टिक्स के जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हमारे जो मेन सेशन है उसकी और। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा मैं आपको बताऊं कि यार हमारा जो है एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि इससे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है अभी। सो इससे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी, जो भी हमारे चैनल पे जो भी चीज़ें आ रही होती हैं, और साथ ही साथ सेशंस के जो पीडीएफ हैं यू कैन गेट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, एंड the next thing is कि also subscribe to our channel on which you are watching the video right now, that is Vedantu NCERT 11th and 12th, and also press the notification bell icon so that you will get the regular updates. Okay, तो यहाँ पर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 12th की जो है डेट शीट, बोर्ड शीट मतलब बोर्ड की डेट्स जो है आ चुकी हैं, तो वो इस प्रकार है, तो इसको आप देख सकते हो। इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो मेन चीज़ हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, और हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन मीन्स whenever a light ray travels from one medium to other medium, that phenomena is defined as the refraction. Sometimes there is a deviation in the path, sometimes there is no deviation also. So deviation होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है on the angle of incidence. For example, if you will see this case कि there is a medium 1, the refractive index of this medium is n1 and the refractive index of this medium is n2. Basically what is refractive index? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बस ये दिखाता है कि उस मीडियम के अंदर लाइट कितना स्लोली मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं यहां पर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की जब आप बात करते हो तो वो इस तरीके से कुछ डिफाइन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम उस लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी उसी मीडियम में। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द स्पीड ऑफ द लाइट। ओके, तो यहाँ अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो पहला जो है अपना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम बात करें तो अगर एक रे इंसिडेंट मीडियम से या किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ऑब्वियसली जो ये इंटरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर जो ये पर्पल लाइन आपको दिख रही है, पिंक लाइन जो आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल को, ये हो जाएगी अपने पास इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है अपनी हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये दूसरे मीडियम में है। थीटा 1 को बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा 2 को बोला जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप सभी को पता ही है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दैट एंगल इज कांस्टेंट, मतलब n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। और ये शायद चीज आपको पता भी होगी कि अगर डेंसर से रेयरर रे जो है जाती है, ट्रैवल करती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो कि रेयरर से डेंसर मीडियम में वो जाए, तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड होती है। कौन? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर जैसा मैंने रिलेशन बता ही दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो है C अपॉन V। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दिस म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट। ओके, सो ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड, वायलेट, ग्रीन सबके लिए सेम होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट ओनली ग्लास, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर आप बात करोगे तो वो जो है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ दैट मीडियम कि ग्लास है, ऑयल है, वाटर है, और साथ ही साथ वेवलेंथ या आप बोलो तो कलर ऑफ दैट लाइट। ठीक, तो यहां से भी आपको एक रिलेशन बिल्कुल आप स्नेल्स लॉ जैसा ही याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मींस mu1 v1 इज इक्वल्स टू mu2 v2। तो ये चीज आप ध्यान से मतलब ध्यान रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ व्हाट इज v1? v1 होता है अपने पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां से अगर मैं इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख दूं कि v1 इज एक्चुअली व्हाट? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज लैम्डा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और इसके बाद आपके पास जो रिलेशन बचेगा वो वेवलेंथ में भी कुछ इसी टाइप का रिलेशन बच जाएगा। मतलब मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी, तो यार फ्रीक्वेंसी जो होता है ये सोर्स की प्रॉपर्टी होती है।
ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी, वेवलेंथ उसमें चेंज आएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन होता है एक पैरेलल स्लैब से तो क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई ये पैरेलल स्लैब दे रखी है, इसके इस तरफ भी एयर है, दिस साइड आल्सो देयर इज अ एयर, एंड कंसीडर दिस इज अ ग्लास or any transparent medium. It's not like that ki you have to only talk about glass or think about glass. No, you can take any material but it must be transparent so that a light can pass through it. So यहाँ से ये जैसे ही AB इंसिडेंट रे गिर रही है, so N1 is the normal for the first interface or the first surface. So in this case, this is the angle of incidence, this is the angle of refraction. So now in this case, when you will talk about it, so you will understand easily very well कि this dotted line is representing the original path of the incident ray, but after refraction this ray is moving, मतलब this ray is bending towards the normal. So what is this angle? This angle is actually I minus R. Why? Because this whole angle is I. Okay, so now what I'm doing, I am talking about this triangle. Which triangle? I'm talking about ENF. Okay, so let me take a laser pointer. So now I'm talking about ENF, this triangle. So you will say, sir, this is a right angle triangle. Obviously it is a right angle triangle. So if it is a right angle triangle and this angle is R, so according to this angle R, this is the base. So En, you can call it thickness, that is T. So En is the thickness, and if you want to find EF, that is the hypotenuse. So you can very easily write this thing. What's that? Actually EF is what? EF is En, that is base, upon cos theta, that is cos R. What is base? It is T. So T by cos R is the value of EF. Okay. So now when the light ray is traveling from A to B, then after having refraction from the first surface, it is moving from the path EF, and again after passing through this second surface, refraction is happening again, and this is the angle of emergence. The first important thing you have to understand here is that, what's that important? When you will talk about the first surface, so at first surface, because it is air, so refractive index is 1. So sin I is equals to mu sin R, and because of alternate angles, okay, as you can see here, this angle is R, so this angle is also R. Okay, so if this is R, then I am applying the Snell's law on the second surface. So what you will get? You will get mu sin I. So here I is actually R, is equals to what? It is sin E. So after comparing these two things, you can easily say this thing ki E is actually equals to I. And the main idea is this, ki this emergent ray is actually parallel to the incident one. So guys, always remember it, ki whenever you will talk about a parallel slab, and if there is a ray, let's say you are talking about two rays which are lying in the same medium, or you can say incident or emergent ray. If the medium in the incident side, at the incident side, or at the emergent side is same, then the rays are actually parallel to each other. Means incident ray is parallel to the emergent one. Keep that thing in mind. So as you can see here, there is a, because it is parallel, but there is a lateral displacement, that is a shift. So we have to find this lateral displacement. So now I will use this value, that is EF. Okay, so now I will use the value of this EF, and now I will use this EF to find out this perpendicular separation. So let me draw this perpendicular separation in which we are interested. So now this angle, let's call it R, I am calling it R. So I have to find this D. So according to this triangle EFR, this is E, this is F, and this is R. This angle is what? I minus R. This is perpendicular, and this is hypotenuse. So what is the perpendicular? Perpendicular is actually hypotenuse into sine I minus R. Means here you can say the value of D, that is the displacement, is what? It is EF sine I minus R. Now just place the value of EF and you will get this thing. That's it. So it's a very simple way to it's a very simple thing to find, and x and d, it's one and the same thing. Okay, यहाँ पर इन्होंने जो है d ले लिया, ठीक है, वहाँ रिजल्ट x में दे रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, x और d, वो x बता दो, d बता दो, जो भी है, चलो इसको मैं d ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम यहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, फिर एपेरेंट डेप्थ और एपेरेंट हाइट का फॉर्मूला, एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके अंदर कहानी बस इतनी सी है कि अगर ऑब्जेक्ट अपने पास कुछ यहां रखा हुआ है कुछ डी डेप्थ पर और ये डेंसर मीडियम में है, तो बाहर से देखने पर इसकी जो इमेज है वो थोड़ी ऊपर बनती हुई दिखती है, और उसको अगर मैं डी डैश बोलता हूं तो ये डी डैश कितना आता है, ये आता है डी बाई म्यू, दैट्स इट, खत्म। ओरिजिनल डेप्थ कितनी है डी, और एपेरेंट जो अपीयर हो रही है हमको कितनी दिख रही है, डी बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चलिए पहले एक एग्जाम्पल करते हैं ना, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसके बाद चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि एक टैंक है, एक वाटर टैंक है, इसमें जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए एक फिश है, ठीक है, और ये फिश जो है मान लीजिए 12 सेंटीमीटर नीचे है, और इधर एक बर्ड है और ये बर्ड इस फिश को देख रही है। तो व्हाट विल बी द एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, सो वी हैव टू फाइंड एक्चुअली व्हाट द एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। फिश की एपेरेंट डेप्थ हमें बतानी है, तो हमें क्या क्या गिवन है, और म्यू की वैल्यू हमें गिवन है जो कितनी है 4/3, और मतलब वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें पता ही है 1। तो सिंपल सी बात है यार, बर्ड जो बाहर से देख रही है वो हो गया ऑब्जर्वर, और बर्ड को फिश कितने डेप्थ पे दिखेगी, बेसिक सा फॉर्मूला लगा दो कि डी अपॉन म्यू, दैट इज डी इज व्हाट, डी इज 12 एंड म्यू इज 4/3। तो यहां से ये अपने पास आ जाएगा 9। तो बड़े ही आसानी से जो डेप्थ है वो 12 की जगह एक्चुअली इस बर्ड को क्या लगेगा कि सरफेस से वो 9 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज। तो दोस्तों अभी जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाला हूं। यहां जो अभी हम बात करने वाले हैं ये है दोस्तों वोट की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे अभी वेदांतु के सारे चैनल्स पर इसका प्रमोशन चल रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को वोट करने के लिए, ठीक है। और ये एक्चुअली है क्या, ये है वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, और ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक कमबैक है। तुम बोलोगे सर कमबैक कैसे है, तो उसके बारे में भी आगे एकदम डिटेल में समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 28 मार्च से 18 अप्रैल तक ये आपका टेस्ट रहेगा, और इसके बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मतलब प्राइजेस, इसके एक्साइटिंग प्राइजेस आपके लिए हैं यहाँ पर। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इस चीज़ को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस चीज़ में। तो सबसे पहले तो यार जैसा कि सबको पता है कि बिकॉज ऑफ दैट पैंडेमिक, ओके, दैट इज़ द कोरोना, ओके, राइट नाउ इट इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन, बट एकदम इनिशियल स्टेज पे तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, है ना। तो उस टाइम पे कोई भी संभल नहीं पा रहा था, एंड दिस 2020 एक्चुअली वाज अ सेटबैक फॉर एवरीवन, ठीक है। तो उसकी वजह से अभी वेदांतु के हमारे जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि मतलब वी हैव प्लेस्ड फॉर योर कमबैक, ओके। सो गाइज एक्चुअली वी हैव प्लेस्ड फॉर योर कमबैक। तो कैसे, योर कमबैक मूवमेंट स्टार्ट्स नाउ। कैसे स्टार्ट हो रहा है भाई, कमबैक हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तुम बोलोगे कि सर कैसे हो रहा है कमबैक, ये तो बता दो। तो देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर चाहे आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से आप हो, आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ कि आपको कमबैक करना है कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमबैक करना मतलब कि आपका जो भी लेवल है उसको हम इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे, ऑब्वियसली थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट। कैसे, सबसे पहली चीज फोकस ऑन इन डेप्थ रिपोर्ट। तो जो भी अपने आपके टेस्ट हम लेंगे वहां पे हम आपका जो है बहुत ही मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आप एक्चुअली कहां पे स्टैंड कर रहे हो। जैसे कि सबसे पहले हम आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक बताएंगे, इसके साथ ही साथ आपको हम आपकी सब्जेक्ट वाइज रैंक बताएंगे। और दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज दैट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए इसको पूरा सुनो, ठीक है। टाइम वेस्ट तुम्हारा नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब्जेक्ट वाइज रैंक आपकी बताएंगे, स्टेट वाइज रैंक आपकी बताएंगे, और क्वेश्चन लेवल टाइम एनालिसिस भी आपको बताएंगे कि भाई क्वेश्चंस का लेवल क्या था और आपने इसमें कितना टाइम, तो मतलब एकदम डिटेल्ड एनालिसिस आपके पूरे परफॉर्मेंस का आपको दिया जाएगा। तुम बोलोगे सर इससे हमको क्या फायदा, इससे तुमको ये फायदा कि तुमको ये चीज, तुम्हारी कमियां और तुम्हारी खूबियां दोनों तुम्हें बताई जाएंगी, जिससे कि तुम अपने आप को जज कर सकते हो कि तुम्हें कहां पर मेहनत करनी है, इन विच फील्ड यू हैव टू इंप्रूव, ओके। और इसके बाद सबसे पहली चीज कि कमबैक कैसे किया जाएगा, तो कमबैक के साथ साथ आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिल रहे हैं, है ना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माइक्रोस्कोप है ना, ठीक है। और भाई साहब ये तो क्या है मुझे पता भी नहीं, खुद भी है, शायद कुछ वर्चुअल रियलिटी वाला कुछ सिस्टम है ना, शायद गेमिंग पैड, गेम से रिलेटेड, आई थिंक वही है ये, हाँ। वैसे कुछ हैंड जेस्चर्स के लिए वो चीज़ें दिख रही है, मोशन सेंसर्स के लिए, और लैपटॉप है, टेलीस्कोप है, तो सो मेनी थिंग्स आर हियर ना, बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं। और जैसा आप देखोगे तो यहाँ पे डेली चैलेंजेस भी आप लोगों के लिए होंगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है
डेली चैलेंजेस भी होंगे, और उन डेली चैलेंजेस में आपको किंडल, हेडफोन्स, गूगल होम मिनी और इको डॉट, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जो मेन प्राइजेस रहेंगे, डेली वीकली प्राइजेस रहेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि OnePlus 8T गेमिंग लैपटॉप्स, ऑक्यूलस क्वेस्ट 2, किंडल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई यार मैं क्यों नहीं था इस टाइम पे, मतलब ये हमारे टाइम पे वेदांतु क्यों नहीं था यार। मतलब हमको तो सिर्फ पढ़ना 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 और कोई अप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन वेदांतु देखो आपको इस तरीके से अप्रिसिएशन देगा कि आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का यहाँ पे मौका है, डेली वीकली। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे वोट देने के लिए। तो सबसे पहले हमारे खान साहब क्या कह रहे हैं, आमिर खान साहब हमारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपको वोट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सबसे पहले तो आप क्लास खत्म होने का वेट करो, अभी आगे भी बताऊंगा मैं, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, vdnt.in/vdntncrt इस लिंक को विजिट कर सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट दिस लिंक एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, है ना। लेकिन मैं आपको पहले से समझा देता हूँ कि और इधर क्या है। तो अब वोट कैसे करना है, ये करना कैसे है वोट भाई। तो वोट करने के लिए पहले, सबसे पहले जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे या डाउनलोड करोगे ऐप को, तो वहां से आपको लिंक मिलेगा वोट का, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पेज दिखेगा। तो एज सुन एज यू विल सी दिस पेज, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, रजिस्टर फॉर वोट। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कि रजिस्टर ऑन वोट, तो आपको साथ ही साथ कुछ ऐसा पेज यहाँ पर, मतलब पहली चीज ये खुलेगी जिसमें आपको अपना अपना नेम डाल देना है, आपका ग्रेड डाल देना है, आपका बोर्ड जो भी है। तुम बोलोगे सर मैं स्टेट बोर्ड से हूं, तो होंगे स्टेट बोर्ड से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो, स्टेट हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सब बच्चे यहाँ आ सकते हैं। रजिस्टर कर दो, इससे आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका वोटर आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, तो इसको जो है एक तरीके से ये आपका ऑनलाइन जो है आईडी कार्ड हो जाएगा। तो आपको अपने जो वोट, जिन दिन आपको वोट देना है, मतलब एग्जाम देना है, वो डेट आपको चूज करने। तो आपके पास जो है यहाँ पर 4 डेट्स अवेलेबल हैं, 28 मार्च, 4 अप्रैल एंड 11 अप्रैल एंड 18 अप्रैल। तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग यू कैन गो और चूज दीज डेट्स। अब मान लीजिए आप बोलोगे सर मैं एक ही चूज करूं, 2 चूज करूं, 3 करूं, 4 करूं, तो ये भी आपकी मर्जी है यार, आप कोई सा भी कितने भी डेज चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ आप कोई से भी डेज चूज कर सकते हो, 3, 4, 2, 1, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो इसी के साथ अगर हम अभी बात करें, जस्ट अ मिनट, क्योंकि यार कई बार क्या है कैमरा वाला इशू हो जाता है। हाँ, तो एग्जाम फॉर्मेट जो रहेगा, तो 11th नीट एस्पायरेंट्स जो है उनके लिए ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये शायद जेड मेरे हिसाब से जूलॉजी के लिए होगा, बायोलॉजी जूलॉजी एक ही चीज होती है, बाकी मुझे पता नहीं, ठीक है, कि ये जेड किसके लिए है। हाँ, तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे, और इसके अंदर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही जवाब देते हो, और -1 मार्क मिलेगा अगर आप देते हो यहाँ पे गलत जवाब, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है ऑब्वियसली, और पेपर टाइम रहेगा आपके पास कितना, 90 मिनट्स का। इसी के साथ साथ 12th नीट वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। उनके 11th वालों के 90 थे, हियर फॉर 12th एस्पायरेंट्स दे हैव 180 मार्क्स। तो यहाँ पे आपका जो है नीट का प्रिपरेशन भी इस एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, और सेम कॉन्सेप्ट रहे, मतलब सेम तरीका रहेगा कि वही आपको +4 मिलेगा सही मार्क्स, मतलब सही ऑप्शन ऑप्ट करने पर, और -1 फॉर द नेगेटिव मार्किंग इज द -1, और 180 मिनट्स आपको यहाँ पे टोटल मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप 11th जेई वाले बच्चों की बात करोगे, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑब्वियसली 3 पेपर इधर आएंगे, जिसमें से टोटल 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, +4 आपको सही मार्क्स, और नेगेटिव मार्क के लिए -1, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे 12th जेई वाले बच्चों के लिए, तो इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जो कि है 75 क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट की +4 -1 एंड +4 -0। तुम बोलोगे सर ये 2 फॉर्मेट कैसे, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो चीज होने वाली है, ये एग्जाम जो है वो मेन पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। मतलब यहाँ पे आपको जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो ये जो नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है वो है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस के लिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो कि सिंगल करेक्ट रहते हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग मिलेगी आपको, और 180 मिनट्स आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है, जिसमें आपको ये पूरा एग्जाम देना है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्क्वाड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि आप लोग अपनी टीम भी बना सकते हो। टीम बना सकते हो मतलब कि आप यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और एक टीम के साथ भी। टीम के साथ अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो इसके अंदर क्या होगा,
टीम के साथ अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपका एक खुद का टीम आप बना सकते हो, स्क्वाड बना सकते हो, उसका लोगो डिसाइड कर सकते हो, उसकी टैगलाइन आप डिसाइड कर सकते हो, उसका नाम एक बहुत ही यूनिक सा अमेजिंग सा नाम रख सकते हो। जितने आपके टीममेट्स मतलब तगड़े होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे प्राइजेस को जीतने का। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है आपकी जो टीम जैसा जैसा परफॉर्म करेगी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां पर देखिए डेली क्विजेस भी रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली दीज आर दी एग्जाम्स, ये 4 एग्जाम्स के अलावा भी बहुत सारे क्विजेस और चैलेंजेस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेंगे। उसमें अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे वी कॉइन्स मिलेंगे, और वो वी कॉइन्स जिसके पास ज्यादा इकट्ठे होंगे उनको डेली और वीकली चैलेंजेस के प्राइजेस भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपकी टीम में अच्छे लोग हैं तो आपकी टीम के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। तो डेफिनेटली आप ये स्क्वाड भी बना सकते हो। ये एक बहुत ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अच्छा तरीका है प्राइजेस को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने का। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है। साथ ही साथ इसमें यार शायद एक चीज मेरे हिसाब से मैं या तो स्लाइड मैंने मिस कर दी है, मैं थोड़ा पीछे जाके देखूं, क्योंकि एक स्लाइड मुझे लगता है कि मैंने मिस कर दी है। हाँ, मैंने एक चीज बताना यहाँ पे मैं भूल गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। क्या है वो? कि यहाँ पर आपको जो मतलब ये इसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मौका ये भी मिलेगा कि ही कैन मतलब उसको एक दिन के लिए वेदांतु का सीईओ भी बनाया जाएगा। दोस्तों समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये? कि मतलब यू विल गेट अ चांस टू एक्ट एज अ सीईओ वेदांतु फॉर 1 डे, प्लस इसी के साथ साथ नासा का एजुकेशनल ट्रिप आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है यार, बहुत ही शानदार चीज़ है। और सॉरी मैं इसको बताना भूल गया था। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और वापस से हम आते हैं अपने कंटेंट पर। तो अभी हम बात करेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या कहानी है? बहुत ही सिंपल सी कहानी है। सबसे पहली चीज तो रे जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, और दूसरी चीज एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा हो गया तो वहां पर TIR हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से कम है तो TIR नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा? TIR यहां पर हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा? वो एक ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला केस या ग्रेजिंग इमरजेंस वाला केस यहाँ पे बच जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट द रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन देयर इज TIR, मींस सारी की सारी रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल पे ऐसा क्या खास होता है? तो क्रिटिकल एंगल पे यहां पर जो खास चीज होती है, तो आप जरा इसको देखो, यहां से आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। कि जब रे यहां सीधी नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो बिना डिविएशन के निकल जाएगी। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा रहे हो तो यहां पर डिविएशन भी होने लग रहा है। तो एंगल बढ़ते बढ़ते एक एंगल ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसपे की रिफ्रेक्टेड जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जाएगा। और उससे ज्यादा बढ़ाते ही एंगल को, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल होते ही यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा TIR। ठीक है, मतलब सारी की सारी रे क्या हो जाएगी? अंदर आ जाएगी। तो बस यही कहानी है TIR की। अब लोग जो है परेशान रहते हैं कि सर ये वैल्यू कैसे याद रखें कि क्रिटिकल एंगल कितना रहता है क्या नहीं रहता। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार, तुम बस स्नेल्स लॉ लगाओ। तो क्या लिखोगे कि इसको मैं ND बोल देता हूँ ना, या म्यू डी बोल देता हूँ, बेटर ये रहेगा म्यू डी और ये म्यू आर। तो म्यू डी साइन थीटा सी फॉर क्रिटिकल एंगल, angle of refraction is what? It is 90, that is sin 90 is 1. So what is the value of sin theta c? Sin theta c is mu r by mu d. अब कई लोग इसमें परेशान होते हैं कि सर ये म्यू आर बाई म्यू डी है कि म्यू डी बाई म्यू आर है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता ये। तो यार बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी हो नहीं सकती, है ना। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी कभी हो नहीं सकती। तो अगर तुम म्यू डी को न्यूमरेटर में लिख देते हो, अगर तुम म्यू डी को न्यूमरेटर में लिख देते हो, म्यू डी मतलब ज्यादा बड़ा है वो, रेयरर मीडियम छोटा है, कम है, और डेंसर मीडियम की वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो म्यू डी को अगर न्यूमरेटर में लिख दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इसको आप रख सकते हो याद कि इट इज़ एक्चुअली म्यू आर बाई म्यू डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डायमंड के अंदर जो केस रहता है, डायमंड की जो शाइनिंग रहती है उसकी वजह क्या रहती है? उसकी मेन वजह है TIR। क्योंकि यहाँ पर जो रे एक बार ऐसा अंदर घुस गई तो वो अंदर के अंदर ही TIR उसका होता रहता है, और फिर वो किसी एक पॉइंट से बाहर निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से रे लाइट रेज जो है वो बाहर आ रही होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको बहुत ही वो चमकता हुआ सा महसूस होता है ना, इस चीज़ की वजह से। ठीक है, और एक दूसरा एप्लीकेशन जो है TIR का वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सेम केस रहता है। क्या? ऑप्टिकल फाइबर जनरली क्या किया जाता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। अब वो मैसेज जो है यहाँ पर
कौन कैरी करता है वो मैसेज कैरी करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या जिसको आप लाइट भी बोल सकते हो। और वो लाइट जो है इसके अंदर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ती है। तो कैसे बिना एनर्जी लॉस किए आगे बढ़े, अगर इसका TIR होता जाए तो TIR करवाने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो लाइट रे, ये देखो ये एक ऑप्टिकल फाइबर आपको दे रखा है ना, यहाँ पर जो ये आपको दिखा रखा है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली एन ऑप्टिकल फाइबर, एंड इन दिस ऑप्टिकल फाइबर यहाँ क्या हो रहा है, ये लाइट रे कुछ ऐसा TIR करते हुए जा रही है। ये ऐसा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जा रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि θ1 की वैल्यू यहाँ की क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रहेंगी जो आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं एक सवाल। तो ये क्वेश्चन में जैसे आपको क्या दे रखा है कि फिगर शोज एन ऑप्टिकल फाइबर मेड अप ऑफ ग्लास कोर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3. So actually this is glass core and its refractive index is 3. Okay, fine. And the refractive index of cladding is 1.5, that is 3/2. So total internal reflection occur at core cladding interface if the angle of incidence I is less than. मतलब बोल रहा है कि कोर क्लेडिंग पे इस वाले पॉइंट पे अपने पास क्या होना चाहिए, TIR होना चाहिए। अब TIR होना चाहिए तो यार दोस्तों बात सिंपल सी है कि यहाँ TIR होने के लिए IC को क्या होना पड़ेगा, IC को जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो IC की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, IC की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो R को आपको करना पड़ेगा डिक्रीज, तो I को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो लिमिटिंग केस जो आ गया वो क्या आ गया कि जब यहाँ पर IC की वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो जब हमारे पास I लेस देन किससे, लिमिटिंग केस क्या बना, जब IC की वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, क्रिटिकल एंगल। एंड वी ऑल्सो नो इट वेरी वेल कि IC इज व्हाट, IC इज π/2 माइनस R। यहां से देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो π/2 माइनस R इज इक्वल्स टू θc। दोनों तरफ अगर मैंने साइन यूज कर लिया तो आपको यहां मिलेगा साइन π/2 माइनस R, दैट इज cos R, एंड साइन θc। सो साइन θc इज व्हाट, इट इज μR बाय μd। So mu R that is 1.5, that is 3/2, and mu d is what? So mu d is a root, एक मिनट, हाँ ठीक है। So mu d is actually √3। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, फिगर में √3 दे रखा है, वहाँ पर 3 दे रखा है, तो हम √3 ही ले लेते हैं। तो कुल मिला के अपने पास जो आंसर आया वो कितना आ गया है, वो आ गया है √3/2। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर कि √3/2। अब √3/2 इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो गई, इसका मतलब R की वैल्यू हो गई अपने पास 60, सॉरी R की वैल्यू वी हैव 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त R जो है वो आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई है। R जैसे ही 30 डिग्री हो जाता है तो उस वक्त I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ। तो साइन I इज इक्वल्स टू म्यू, दैट इज √3, एंड साइन R दैट इज साइन 30। तो साइन 30 इज व्हाट, इट इज हाफ, सो √3/2, एंड साइन I, सो I कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री। तो बहुत ही आसानी से हमने बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 60 से कम जब भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा TIR होना ही होना है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली थिंग्स। सो अब हम बात करते हैं हमारे वेदांतु के क्रैश कोर्स की। तो दोस्तों अपना जो JEE और नीट है उसके लिए जो है वेदांतु के क्रैश कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, और इनको आप एनरोल, मतलब इसमें आप एनरोल हो सकते हो। तो यहाँ पर जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो क्या है, ऑब्वियसली जो फ़ायदा आपको मिलने वाला है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, और यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, है ना, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे यहाँ पे ध्यान दी जाएगी। साथ ही साथ एक्चुअल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, और उस एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में कैसे दिया जाएगा एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू वो चीज़ फील आ जाएगी कि यार हाँ, कि जब भी मैं मेन का एग्जाम दूंगा तो मेरे को कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहने वाला है, उसके हैबिट में आप मतलब एकदम आप ढल जाओगे एकदम, कि आप तो एकदम नयापन नहीं लगेगा ऑनलाइन एग्जाम देते वक्त। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे जो डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, फॉर नीट एंड द JEE एस्पायरेंट्स देयर आर मतलब लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश एंड हिंदी, मीन्स दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ओनली दे कैन गो विद द इंग्लिश बैच, एंड दोज हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी दे कैन गो विद द हिंदी बैच। ठीक है, सिमिलरली फॉर JEE एस्पायरेंट्स देयर इज अ हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेट बैच, बट मेजर मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट इज दैट कि दे थिंक कि हिंदी बैच मीन्स कि all the things will be in Hindi. It's not like that. Only the
content will be in English means, let's say if I am explaining Newton's second law and if I am saying कि F is equals to ma, तो हिंदी में इन द हिंदी बैच वहाँ मैं ऐसे ही बोलूँगा कि भाई F is equals to ma। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि F जो है यहाँ पर बल है, M जो है यहाँ द्रव्यमान है, A जो है यहाँ पे त्वरण है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम मास को मास ही बोलेंगे, उसको द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही बोलेंगे, उसको त्वरण नहीं बोलेंगे। बस कम्युनिकेशन जो है रहेगा कैसा रहेगा, हिंदी में, जैसा कि मैं यहाँ पर जनरली पढ़ाता हूँ वैसा ही आपका हिंदी बैच रहेगा। ओके, सो नंबर ऑफ सेशंस आपको फॉर नीट यू विल हैव 120 लाइव सेशंस फॉर 1.5 hour each session, and then for JEE you have 45 live classes. Okay, and doubt solving अगर आप देखोगे तो daily from 8 AM to 11 PM है ना, you can ask your doubts. And similarly for JEE aspirants they can also ask their doubts on the app। कब से कब तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। और इसी के साथ टेस्ट जो आपके रहेंगे, तो 10 full syllabus test will be there, 10 part test will be there for the NEET aspirants। and JEE aspirants के लिए आप अगर देखोगे तो 5 part test है and 15 full syllabus tests are there, and assignments, so chapter wise assignments will be provided to you, and there is no micro course available for this crash course, and recorded sessions you will get the recordings till your last attempt, and plus ये आपको जो है आपका नीट का जो नीट एस्पायरेंट्स है तो नीट के एग्जाम तक आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पर जो कोर्स की प्राइस है वो बहुत ही अभी सस्ता कोर्स हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो। यू ओनली हैव टू पे 7,000 रुपीज फॉर जेई पीपल, इट इज 7,000, एंड फॉर नीट पीपल इट इज ओनली 6,000। व्हाट यू हैव टू डू, you just have to visit the link which is given in the description and apply this code, that is NDCC। and similarly for the NEET aspirants you can use the same code NDCC and link is given in the description box। ठीक है, तो थोड़ा सा लिंक जरूर देख लेना, नीट वालों का अलग लिंक है, जेई वालों का अलग लिंक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर वर्क करेंगी। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे कंटेंट पे और अभी हम बात करेंगे प्रिज्म की। तो दोस्तों प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म का कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी दोनों जो सरफेस हैं वो कैसी हैं, दोनों सरफेस मतलब एक सरफेस से रे एंटर करेगी, दूसरे सरफेस से रे बाहर आएगी, तो वो दोनों सरफेस जो है वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोल देंगे प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि वो ट्रायंगुलर शेप का ही होगा, कैसे भी शेप का हो सकता है, बस जिस सरफेस से रे एंटर कर रही है और जिस सरफेस से बाहर आ रही है वो सरफेस जो है आपस में पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये इंसिडेंट रे यहाँ से टकराई, ये डॉटेड लाइन यहाँ की नॉर्मल हो गई, ये R1 से एंगल बनाते हुए ये अपनी ट्रांसमिटेड रे आप बोल सकते हो, और ये बाद में यहाँ से इमर्ज होके जा रही है। तो इसको मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकेंड सरफेस, और इसको I2 की जगह मैं बोल देता हूँ E। सो ये हो जाएगा अपने पास एक्चुअली E बोल देते हैं इसको हम, है ना, E, और इसको हम बोल देते हैं I। तो यहां अगर आप कहानी देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि डेल वन देखो, नेट डिविएशन हमको निकालना है। डिविएशन मतलब पहले रे इधर से जा रही थी और अभी इधर से जा रही है, तो ये जो है कुल मिला के नेट डिविएशन है। तो डिविएशन अगर आप देखोगे तो ये जो नेट डिविएशन है इसको दो हिस्सों में आप लिख सकते हो। क्या, एक तो डेल वन और एक यहां से आ रहा है डेल टू। डेल टू कैसे आ रहा है इसको थोड़ा सा मैं और ढंग से समझा देता हूं कि ये रे एक्चुअली में सेकेंड सरफेस से टकराने से पहले कुछ ऐसे जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा और डिविएट हो गई, तो ये जो है अपने पास डेल टू है। तो डेल टू, ये डेल टू, तो ये भी डेल टू। तो यहाँ से अगर आप देखते हो, ये ट्राइंगल देखते हो MPQ, तो आपको साफ पता लग जाता है कि जो नेट डिविएशन है वो डेल वन प्लस डेल टू के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया नेट डिविएशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, डेल वन प्लस डेल टू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वन, वैल्यू ऑफ डेल वन इज I माइनस R1, तो लिख देते हैं भाई I माइनस R1। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल टू, तो डेल टू की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये है E माइनस R2, तो चलो इसको भी लिख दिया E माइनस R2। तो फाइनल जो आंसर बना अपने पास वो बना I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। और जब आप पता करोगे किसको, ये एंगल N को, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, और वो क्या है कि यहाँ जो अपने पास ये APNQ, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि P एंगल जो है वो है 90 डिग्री, Q भी कैसा है अपने पास 90 डिग्री, और ये जो अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम भी कितना होगा, इनका सम भी होगा 180, क्योंकि ओवरऑल सम चारों का एडिशन होता है 360। तो अगर इन दोनों का एडिशन 180 है तो इन दोनों का भी एडिशन 180 होगा। तो एंगल N जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास पाई माइनस A, और A क्या है, A है, इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो, इसको आप एपेक्स एंगल भी बोल सकते हो, इसको आप रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल सकते हो। तो एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एपेक्स एंगल, इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग।
और यहाँ से आपको जब दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल आप देखोगे PQN, तो PQN ट्राइंगल की जब आप बात करोगे तो PQN ट्राइंगल की बात करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर R1 प्लस R2 और एंगल इन तीनों का मिला के सम कितना है 180। और यहीं से फिर आपको पता लगेगा कि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑब्वियसली A के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो तीनों का सम कितना आएगा 180 के इक्वल आएगा। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो हो गई अपने पास A के इक्वल। तो अभी जो डिविएशन का फाइनल जो फॉर्मूला है वो है I प्लस E माइनस A। तो ये जो है हमको कहानी ध्यान रखनी है कि नेट डिविएशन इज एक्चुअली व्हाट I प्लस E माइनस A। और साथ ही साथ इधर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये कि हमारा जो कर्व आता है यहाँ पर डिविएशन का विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म, तो वो कर्व का शेप कैसा होता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये अपने पास जो कर्व आता है किसका, डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, तो ये कर्व का शेप कुछ थोड़ा, जस्ट अ मिनट, ये कर्व का जो शेप रहता है, तो कर्व का जो शेप है वो कुछ हमें इस टाइप का दिखता है। यहाँ ये हो गया वाई एक्सिस पे डिविएशन और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो शेप ऑफ द कर्व वो कुछ इस टाइप का शेप यहाँ पर दिखता है। तो कुल मिला के जहाँ मिनिमम डिविएशन आ रहा है वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रहती है कि इस जगह पर I और E, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, दोनों क्या होते हैं इक्वल। और साथ ही साथ अगर I और E इक्वल है तो R1 और R2 भी इक्वल होंगे ही होंगे। बाकी और सभी डिविएशन के लिए दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डिविएशन आपको मिलेगा। यहाँ पर खास बात यह है कि इस मान लीजिए थीटा अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था और एंगल ऑफ इमर्जेंस फाई था, तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है फाई मिलेगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो थीटा मिलेगा। ये किस किस पॉइंट्स की बात हो रही है, ये उन दो पॉइंट्स की बात हो रही है जिन पे कि डिविएशन कैसा आ रहा है सेम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है फॉर मिनिमम डिविएशन, ठीक है। तो मिनिमम डिविएशन वाले केस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा अभी अपने पास एक केस बनता है कि मिनिमम डिविएशन में अपने पास I और E दोनों क्या हो जाएंगे, I और E दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, R1 और R2 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू A, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि R1 प्लस R2 को अगर मैं R बोलता हूँ तो ये R आ जाएगा A/2 के इक्वल। और यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये बता सकते हो कि अगर ये अपने पास प्रिज्म है, अगर ये अपने पास प्रिज्म है तो मिनिमम डिविएशन वाले केस में कहानी क्या बन रही है, मैं एक नई स्लाइड ही ले लेता हूँ इधर। तो मिनिमम डिविएशन वाले केस में जो अपने पास कहानी बन रही है वो कहानी कुछ इस टाइप की है कि ये अगर अपना जो है प्रिज्म है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों एंगल तो इक्वल जा ही रहे हैं और ये आई ई के इक्वल आ रहा है। तो डिविएशन की जब मैं बात करूंगा तो आई प्लस ई माइनस ए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो मिनिमम डिविएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास, आई और ई तो दोनों सेम है तो 2i माइनस ए। तो आई की वैल्यू आ जाएगी डेल मिनिमम प्लस A/2। और इसी के साथ जब हम बात करेंगे अगले केस की, तो अगला केस अपने पास क्या है कि R की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या आती है अपने पास A/2। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ इधर लगाता हूं तो हमें क्या मिलेगा कि साइन I इज इक्वल्स टू म्यू साइन R एंड R इज एक्चुअली A/2। और I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल मिनिमम प्लस A/2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन A/2। कुल मिला के बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यार यहाँ पर है ना, ये जो चीज़ है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजिली आप इस तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ही ईजिली आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये μ2 दे रखा है तो भी आप बड़े आसानी से लगा सकते हो, और इसको ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया, तो कहानी कुछ ऐसी दिख जाएगी बस कि इधर μ1 और इधर μ2, तो μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। कुल मिला के आपको कुछ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि एक सवाल देखते हैं, तो इस सवाल में हमको यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है, तो जैसा कि जस्ट अ मिनट, एक मिनट यार ये क्या हुआ, हाँ ओके। सो मैं यहाँ क्या बोल रहा था कि जैसा कि आपको ये सवाल जो दिख रहा है इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो ये रे जो है जो यहाँ से आ रही है कुछ ऐसे, तो ऑब्वियसली अभी तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो ये बिना डिविएशन के अंदर एंटर करेगी, तो ये जो एंगल यहाँ से निकलेगा, ये एंगल कितना मिलेगा अपने को,
क्योंकि ये 90 है तो ये जो दोनों एंगल हैं, है ना, यहाँ पर ये खैर अपने को बताना चाहिए था यार इन लोगों को कि आइसोसेलेस है, इधर दे रखा है क्या? यस, तो ये दे रखा है कि आइसोसेलेस प्रिज्म है, मतलब ये 45 डिग्री। तो ये एंगल अपने को पता है ये 45 है, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45। इसका मतलब यहाँ पे टी आई आर हो रहा है, तो ये जो 45 डिग्री है, तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और क्योंकि टी आई आर हो रहा है इसका मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पे साइन ले लिया। दोनों तरफ साइन लेते ही क्या बना, ये तो बन गया 1/√2, और साइन थीटा सी इज 1/म्यू। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि म्यू इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू √2। तो आपको क्या मिल रहा है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको मिलेगी वो √2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब √2 से ज़्यादा कितना, √2 से ज़्यादा मतलब √2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसको क्या बोल देंगे, लगभग लगभग √2। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा कि लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली व्हाट, इट इज √2। अब अपने को पता है वो √2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब √2 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में क्या बोल रहा है, अब देखो बहुत सारे लोग जो है ये प्रिज्म वाले क्वेश्चन में बोलते हैं अरे सर हमसे तो ये होते नहीं, हम तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि हमको कुछ समझ ही नहीं आता इसमें। तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार, देखो सवाल देखो अभी क्या बोल रहा है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इसको देखो एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे, क्या बोल रहा है ये, अब प्रिज्म प्रोड्यूसर्स द मिनिमम डिविएशन। तो अपने को मिनिमम डिविएशन की कहानी इन्होंने दे दी। तो मिनिमम डिविएशन पे अपने को देखो एक फॉर्मूला याद रखना है, आई प्लस ई माइनस ए, और मिनिमम डिविएशन पे आई और ई सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए। तो मिनिमम डिविएशन की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50 डिग्री। एक तो कहानी अपने को ये पता लग गई कि 50 डिग्री 2i माइनस ए, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़े तो सेम प्रिज्म प्रोड्यूसेस द डिविएशन ऑफ 63। अच्छा, तो सेम प्रिज्म जो है वो डिविएशन प्रोड्यूस करता है कितना, 63 डिग्री का। चलो लिख लिया 63 कितने पर, जब फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस नेमली 40 एंड 83। तो मैंने बताया था कि अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको जो है सेम डिवीजन में मिल रहा है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा 80, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 83 है, सॉरी इट्स 83, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 देन एंगल ऑफ इमरजेंस इज 83, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 83 होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा 40। ये ध्यान रखनी है आपको बात। तो 63 का डिविएशन आ रहा है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है 40, और ई की वैल्यू कितनी आ रही है 83, और ये हो गया माइनस ए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू जो है मेरे हिसाब से 60 आ गई है बिल्कुल। तो ये आ गई है अपने पास 60 डिग्री, और ए की वैल्यू जैसे ही 60 आई तो इसको उठा के इधर रखो, और हमें जो फिर इधर से जवाब मिलेगा वो जवाब मिलेगा कितना, कि आई इज एक्चुअली इक्वल्स टू 55 डिग्री, और ये आई की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो आर की कहानी भी हमें पता है, आर इज एक्चुअली इक्वल्स टू a/2 फॉर मिनिमम डिविएशन, है ना, ये मिनिमम डिविएशन वाला ही तो कहानी है। ये जो आई निकाला मैंने, ये किसका निकाला है, मिनिमम डिविएशन वाला है। तो मिनिमम डिविएशन पे आर कितना रहता है a/2, और ए कितना है, ए है 60, तो ये आ गया 30। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब बस स्नेल्स लॉ लगा देना है। ठीक है, क्या है स्नेल्स लॉ, कि साइन आई मतलब 55, सो साइन 55 इज एक्चुअली इक्वल्स टू म्यू, इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू म्यू साइन 30, और साइन 55 की वैल्यू बता रहे हैं कितनी है 0.82, और साइन 30 कितना हो गया हाफ। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से जो है अपने पास कितनी निकल के आई, वही हो गया 4 और 1.64। तो म्यू की वैल्यू इज एक्चुअली 1.64, बड़ी आसानी से निकाल लिया। कोई ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, है ना, बिना बात दिमाग की दही करते रहो कि यार सर ये फॉर्मूला कैसे याद करें, भैया ज़रूरत ही नहीं। हाँ, बोर्ड्स के लिए याद रखना है तो याद रख लेना, बाकी ऐसे ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है तो डिविएशन फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। या आप कुल मिला के बोलो कि जब अपने पास एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत स्मॉल होता है तो डिविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, तब जो है ये फॉर्मूला लगा देना है जो कि है μ-1 इंटू ए। ठीक है, तो ये कहानी हुई अपने पास प्रिज्म की। और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस के अंदर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास रहता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, वेयर व्हाट इज μ1। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सप्लेन करके कि ये μ1 क्या है, μ2 क्या है। तो μ2 है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which refracted ray is present, in which refracted ray is there,
रे इज प्रेजेंट। ओके, व्हाट इज म्यू1? म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, ये ध्यान रखना है। वी यू तो वही सेम चीज है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, वी यू इज कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आर इज व्हाट? आर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि इसका मेन जो चीज है वो क्या है, वो इस पे ध्यान दें। सबसे पहले तो फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इट इज एच आई बाई एच यू दैट इज वी बाई यू। अच्छा, ये भी थोड़ा सा इधर एरर हो गई है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं। ये आएगा वी बाय म्यू टू अपॉन यू बाय म्यू वन, या फिर म्यू वन वी अपॉन म्यू टू यू। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर व्हाट? मैग्निफिकेशन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे चीज़ें रहेंगी इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहली बात, अगर ये अपने पास कर्व्ड सरफेस है और ये अपनी जो हो गई लाइन मान लीजिए, और इधर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने कहा कुछ यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मैं बोल रहा हूँ कितना, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो यही पता करना है आपको कि इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर कि क्योंकि इंसिडेंट रे इस रे में, इस मीडियम में लाई कर रही है, तो ये हो गया म्यू1, और रिफ्लेक्टेड रे इस मीडियम में लाई कर रही है, तो ये हो गया म्यू2। बात ये आती है कौन सा साइन पॉजिटिव लिया जाए और कौन सा साइन नेगेटिव, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ ध्यान इस बात का रहना चाहिए कि किस डायरेक्शन से रे गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे रे जो है वो लेफ्ट से राइट साइड में गिर रही है, तो हम ये वाले साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव लेके चलेंगे और ये वाले साइन कन्वेंशन को हम लेके चलेंगे नेगेटिव। तो जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू में हम u की वैल्यू लिखेंगे -20, और v की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो उसके साइन का कोई लेना देना अभी है ही नहीं। म्यू2 की वैल्यू मुझे पता है, म्यू1 की वैल्यू मुझे पता है, r की बात कर लेते हैं। तो r अपने पास रहेगा +10। तुम बोलोगे सर प्लस क्यों? क्योंकि इसका सेंटर जो है वो इस साइड लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमेशा जो है इस पॉइंट को ओरिजिन माना जाता है। तो ये वाली साइड को पॉजिटिव और ये वाली साइड को नेगेटिव, मतलब इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में जो भी अभी रहेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा कैसा? नेगेटिव, और जो राइट में होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर आप लगाते हो फॉर्मूला कि म्यू2 बाई वी, इट्स नॉट v1, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, तो बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ क्या कि 2 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन -20 जो कि प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू 2 - 1 बाई +10। बस यहीं से काम खत्म। सीधे सीधे क्या आएगा? 1/10 - 1/20। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट? फाइनल आंसर इज 1/20, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी +40। +40 मतलब ये कैसी इमेज बन रही है? इट इज एक्चुअली रियल। सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन। तो व्हेन यू विल टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन में क्या कहानी हो रही है? मैग्निफिकेशन रहता है अपने पास v बाय म्यू2 अपॉन u बाय म्यू1। तो v इज एक्चुअली व्हाट? इट इज 40, एंड म्यू2 इज व्हाट? इट इज बाय 2, एंड देन वी हैव 20/1। तो यहाँ से जो भी कट रहा है तो ये तो 1 आ गया, क्या बात है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1, मतलब इक्वल साइज की इमेज बनेगी, एंड इट इज़ व्हाट? इट इज़ रियल। वाई? क्योंकि वो इस साइड बन रही है इसलिए रियल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लेंस की। तो लेंस के अंदर क्या कहानी है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसे हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला, जिसका फार्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव -1। म्यू रिलेटिव मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, -1 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है इंपॉर्टेंट, वो ये कि r1 और r2 की वैल्यूज जो है सिर्फ वैल्यूज नहीं रखी जाएंगी कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब साइन के साथ इसकी वैल्यू रखी जाएगी। r1 और r2 कोऑर्डिनेट है, और ये जो पूरा यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, इसका ये जो हिस्सा है μl अपॉन μs, दैट इज म्यू रिलेटिव -1 1/r1 - 1/r2, this is actually representing what? This is actually representing 1 upon focal length. So the final formula of lens maker's formula, you can say it is 1/v - 1/u is equals to 1/f. Again you can use the same sign convention for finding the coordinate of the image. Okay, so यहाँ पर जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ये अपने पास फार्मूला हो जाएगा किसका? 1 अपॉन फोकल लेंथ का। इसको चाहे आप सेपरेट करके भी लिख दीजिए, और जनरली मतलब मुझे तो ऐसे ही याद है, तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली ऐसे ही याद किया जाता है। ये म्यू रिलेटिव -1 1/r1 - 1/r2।
अब अगर ये फोकल लेंथ अपने पास पॉजिटिव है, if focal length is positive then the lens is actually converging and if focal length is negative तो लेंस कैसा हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा डाइवर्जिंग। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि व्हेन फोकल लेंथ इज पॉजिटिव सो इट इज कन्वर्जिंग एंड व्हेन इट इज नेगेटिव सो इट इज व्हाट, इट इज डाइवर्जिंग। तो इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या दे रखा है, फिगर शोज अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दे रखा है C1 C2 इसके सेंटर्स हैं, जिनकी डिस्टेंस अपने को R1 R2 दे रखी है, एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर। सो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, बड़ी आसानी से निकालेंगे। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस दैट इज 1.5 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग दैट इज 1 माइनस 1, देन 1 अपॉन R1। सो यहां से रे अगर ऐसी गिरती है तो R1 और R2 दोनों के सेंटर जो है वो राइट साइड में लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो R1 की वैल्यू आएगी +10 और R2 की वैल्यू आएगी +15। तो सॉल्व करने पर जो ये कहानी अपने को मिल रही है, ये क्या मिल रही है, यहाँ मिल रहा है 0.5 और इधर जो है अपने पास वो आ जा रहा है 15 माइनस 10 दैट इज 5 अपॉन दिस इज व्हाट 10 इंटू 15। हाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, हाँ बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से ये आ गया है 3 एंड देन वी हैव व्हाट हाफ, सो इट इज 60, 1/60। एक बार दोबारा चेक कर लें, हाँ। तो फोकल लेंथ जो आ गई है अपने पास आ गई है कितनी, 60। तो 1 अपॉन एफ इज एक्चुअली 1/60, फोकल लेंथ इज 60, इट मीन्स इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला और सवाल देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स फेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 12, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसका जो रेडियस है, तो इसका रेडियस आपको दे रखा है 12। ऑब्वियसली इसका सेंटर तो इधर लाई करेगा, तो रेडियस R1 की वैल्यू +12 हो जाएगी और R2 जो है वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फोकल लेंथ हमको निकालनी है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। वापस से एक बहुत ही आसान सवाल। तो म्यू एल दैट इज 1.5 अपॉन म्यू एस दैट इज 1 माइनस 1, म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 into 1 upon R1. So 1 upon R1 is 1/12 minus 1 upon infinite that is 0. तो यहाँ से आपके पास जो चीज़ मिलती है वो क्या मिल रही है, 0.5/12। तो ये अपने पास यहाँ से साफ साफ आ जा रहा है 12 to 24 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ। अगेन इट इज पॉजिटिव सो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों होता है यहीं पे समाप्त। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। तो एक बहुत ही क्विक रिवीजन हमने किया कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स का, ठीक है, इस रे ऑप्टिक्स से। एंड अभी जो है सबसे पहली चीज़ तो यार हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वेदांतु NCERT 11th and 12, और ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। प्लस यहाँ पर जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक आपको यहाँ पर गिवन है, तो यार इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको रेगुलर सेशन के जो PDFs हैं वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे जैसे ही क्लास होगी, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस दोस्तों इतना ही। तो बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, विद सम न्यू कंटेंट। तो तब तक के दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि बाय, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और सब कुछ सही रहा होगा। तो इट्स अ फाइनल बाय फ्रॉम माई साइड एंड टेक केयर गाइज एंड स्टडी हार्ड और स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड जस्ट कीप लर्निंग, ओके। सो बाय।